नमस्कार। हमारा ये वीडियो है नियोजन प्रक्रिया के रूप में शिक्षा, जो कि हम पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। अब हमारा दूसरे वीडियो में, इस वीडियो में है शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल प्लान। और क्या क्या उद्देश्य होते हैं शिक्षा नियोजन के लिए, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, डॉक्टर एल के ऑड ने शैक्षिक नियोजन के 7 उद्देश्य बताए हैं। डॉक्टर एल के ऑड ने शैक्षिक नियोजन के 7 उद्देश्य बताए हैं। सबसे पहला है आने वाले वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता, गणनात्मक और गुणवत्ता मांग का पूर्वानुमान और उसकी तैयारी। यानी गणनात्मक कि आने वाले वर्षों में संख्या कितनी हो जाएगी, यदि जनसंख्या वृद्धि होगी तो हम उसका प्लान किस प्रकार तैयार करेंगे, और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के, जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो हम उसमें गुणवत्ता किस प्रकार बनाए रखेंगे हम शिक्षा की। और आने वाले वर्षों में विभिन्न शोध होंगे, यदि विदेशों के शोध होंगे, देश में शोध होंगे, उसके समान, उसके बराबर हमें किस प्रकार चलना है, उसकी गुणवत्ता किस प्रकार निश्चित की जाएगी, उस विकास के बराबर विभिन्न देशों के विकास और उसके साथ साथ हमें किस प्रकार चलना है, वो गणनात्मक और गुणात्मक मांग का पूर्वानुमान लगाकर उसकी तैयारी करना। उसके पश्चात है सावधानी पूर्वक शैक्षिक विकास के उद्देश्यों को परिभाषित कर उन्हें प्राप्त करने हेतु तो प्रभावी कार्यक्रम बनाना। यानी शैक्षिक विकास के जो उद्देश्य हैं उनको सही ढंग से परिभाषित करना कि किस प्रकार से हमें आगे क्या करना है, हर चीज को परिभाषित करके उन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जा सके, उसके लिए प्रभावी कार्यक्रम बनाना भी इसका उद्देश्य होता है। तीसरा है शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र की योजना बनाकर उसका एकत्रीकरण करके देखना कि उसमें कहीं विरोधाभास तो नहीं। यानी शिक्षा के जो प्रत्येक क्षेत्र हैं उसकी योजना बनाना, हर प्रकार के क्षेत्र की योजना बनाना और उसका एकत्रीकरण करना। यानी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इसी प्रकार से इंजीनियरिंग, मेडिकल शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा या अन्य सामान्य शिक्षा, हर कोर्स उनके योजना का एकत्रीकरण करना और उसमें ये देखना कि इसमें कहीं विरोधाभास तो नहीं है, कुछ बातें ऐसी तो नहीं है जो एक में कुछ और कह रहा है, दूसरी में कुछ और कह रहा है, अलग कह रहा है, यानी इसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से शैक्षिक नियोजन का एकीकरण राष्ट्रीय विकास के साथ करना। शैक्षिक नियोजन है उसको राष्ट्रीय विकास से किस प्रकार जोड़ा जाए, राष्ट्रीय विकास उसे किस प्रकार होगा, यह देखना। सभी वर्गों की मांग का पूर्वानुमान लगाकर उसकी योजना बनाना, हर वर्ग की मांग का पूर्वानुमान लगाना, प्रत्येक वर्ग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग की मांग, यानी किसी भी वर्ग की मांग का पूर्वानुमान लगाना और उनकी योजना बनाना कि आगे किस प्रकार से बढ़ा जाए। शैक्षिक विकास के साधनों की आवश्यकता का अनुमान लगाना, हमें आज जिन साधनों की आवश्यकता है, हमें 5 वर्षों बाद कितनी साधनों की आवश्यकता होगी, हमें 10 वर्षों बाद कितने साधनों की आवश्यकता होगी, उसका पूर्वानुमान लगाना। जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है, इसके बाद विकास जब होगा तो उस विकास के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमें और किन साधनों की आवश्यकता होगी, उनका पूर्वानुमान लगाना और उनको प्राप्त करने के उपाय ढूंढना कि किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। हमारे लिए इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, हम इसको योजना, जब हम जनसंख्या वृद्धि होगी, हमारे यहाँ पर जब ज़्यादा विद्यार्थी आएंगे तो ज़्यादा कमरों की आवश्यकता होगी, ज़्यादा लैब की आवश्यकता होगी, लाइब्रेरी में ज़्यादा किताबों की आवश्यकता होगी, तो वो किस प्रकार से किया जाए।
उनके उपाय और साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार से हो। प्रत्येक साधन है उसका सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार से हो, अच्छा से अच्छा उपयोग किस प्रकार से हो, चाहे वो भौतिक संसाधन हो चाहे वो मानवीय संसाधन हो, उनका अच्छा उपयोग किस प्रकार हो जिसके कारण शिक्षा आगे बढ़े। ये शिक्षा प्रक्रिया के उद्देश्य 7 उद्देश्य हैं जो कि डॉक्टर एल.के. ओड ने बताए हैं। शैक्षिक नियोजन के सिद्धांत। शैक्षिक नियोजन के सिद्धांत यानी शिक्षा के नियोजन के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं और जिनको ध्यान में रखकर शैक्षिक नियोजन अच्छी तरह से किया जा सकता है। शैक्षिक नियोजन को अच्छी तरह से बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए उसके कुछ सिद्धांतों का ध्यान हमें रखना आवश्यक होता है, जिसमें सबसे पहला है प्राथमिक आवश्यकता का सिद्धांत। यानी प्राथमिक आवश्यकताएं क्या क्या होगी जब किसी क्षेत्र की, जब किसी राज्य की, जब किसी राष्ट्र की शिक्षा का नियोजन किया जाता है, तो उस राष्ट्र की, उस क्षेत्र की, उस राज्य की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या होगी, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजना बनाई जा सकती है। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है तो कृषि की आवश्यकता, लेकिन यहाँ पर हमें व्यवसाय, हमें उद्योग धंधे लगाने हैं तो उद्योग धंधों की आवश्यकता, उस क्षेत्र में उद्योग धंधे ज्यादा हैं, उस क्षेत्र में कौन सा उद्योग ज्यादा है, तो उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वैसी शिक्षा, कौन से उद्योग धंधे ज्यादा हैं जिस कारण उस प्रकार की तकनीकी शिक्षा दी जाए। तो ये सारी की सारी आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उस क्षेत्र की आवश्यकताएं, उस राज्य की आवश्यकताएं और उस देश की आवश्यकताएं, उनको ध्यान में रखकर यह शिक्षा नियोजन किया जाता है। फिर है उद्देश्य आधारित सिद्धांत। यानी उद्देश्य क्या होंगे, जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त, इन नियोजन के इस प्रकार के नियोजन से क्या हम ये शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। और शिक्षा का नियोजन क्योंकि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होता है, इसलिए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार का हम नियोजन कर रहे हैं उससे हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की योजना, इस प्रकार का सिद्धांत भी हमें ध्यान में रखना होगा। वरीयता निर्धारण का सिद्धांत। वरीयता किस चीज को दी जाए, किस प्रकार के जो उद्देश्य हैं उनको वरीयता दी जाए, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें किन साधनों को वरीयता देनी है हमें, और उन साधनों को वरीयता दी जाए और उन उद्देश्यों को वरीयता दी जाए। फिर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के साधनों की आवश्यकता होगी और आने वाले समय में हमें किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होगी, उसको वरीयता दी जाए। हमें यह भी ध्यान, उसके पश्चात विकल्पों के निर्धारण का सिद्धांत। विकल्प क्या होंगे हमारे पास यदि हम किसी उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाए, यदि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में बाधा आ रही है तो उस उद्देश्य का विकल्प हमारे पास क्या हो सकता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई अन्य विकल्प क्या हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। यदि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जब कई बार हम उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें विकल्पों पर ध्यान देना होता है। जैसे हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन कोविड के कारण हम ऑफलाइन पढ़ाई नहीं कर पाए, तो हमें ऑनलाइन का विकल्प ढूंढा कि ऑनलाइन हमें घर पर बैठकर पढ़ना है। तो ये कहीं ना कहीं विकल्प हमें ढूंढने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से तथ्यों का संकलन और मूल्यांकन, उस नीति, उस प्रक्रिया को, नियोजन प्रक्रिया को हमें वो सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है, उसके लिए हमें भविष्य में उसका विश्लेषण किस प्रकार करें, तथ्यों का एकत्रीकरण किस प्रकार करें और उसका विश्लेषण किस प्रकार करें, मूल्यांकन किस प्रकार करें, ये सारी की सारी प्रविधियां हमें पहले से तय करनी होती है कि हर वर्ष या हर 2 वर्ष बाद हमें किन किन तथ्यों का एकत्रीकरण करना है, उसके बाद उसका मूल्यांकन करना है कि क्या जो हम प्रक्रिया बनाई है, जो हमने जो शिक्षा की नियोजित प्रक्रिया जो बनाई है, हमने जो शिक्षा की प्रक्रिया बनाई है, क्या वो सही ढंग से आगे बढ़ रही है, क्या वो सही है या नहीं है, क्या हम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके लिए हमें उन तथ्यों को किस प्रकार एकत्रित करना है
हमें उन तथ्यों को किस प्रकार एकत्रित करना है और उसका मूल्यांकन किस प्रकार करना है, सांख्यिकी रूप से उसका मूल्यांकन किस प्रकार करना है, इन सारी बातों का भी हमें पहले ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से वास्तविकता का सिद्धांत, यानी किसी भी नियोजन काल्पनिक नहीं हो सकता, कोई भी नियोजन काल्पनिक नहीं, कल्पना के आधार पर हम कल्पना कभी नहीं कर सकते। हमें वास्तविकता को ढूंढना होगा कि वास्तविकता क्या है। और हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर, लेकिन क्या वास्तव में हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का कर सकते हैं? क्या हमारे पास इतने साधन हैं? क्या हमारे पास इतने आर्थिक साधन हैं? क्या हम ये सारे, ये वास्तविकता को हमें स्वीकारना होगा। पहले वास्तविकता को स्वीकार करके, सिर्फ कल्पना के आधार पर हमें कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। वास्तविकता को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और फिर हमें आगे बढ़ना होगा। कार्यकर्ताओं का चयन, कार्यकर्ता हमें उस नियोजन के लिए, हमें शैक्षिक नियोजन के लिए या किसी भी प्रकार के नियोजन के लिए कितने कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी, उन कार्यकर्ताओं को किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए और किस प्रकार उसको आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार के उन कार्यकर्ताओं का चयन किस प्रकार किया जाए, ये विभिन्न बातें। और उनको ट्रेनिंग किस प्रकार, उनको प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाए कार्यकर्ताओं को उस नियोजन के लिए, उस प्रक्रिया को नियोजन के लिए, शिक्षा प्रक्रिया के नियोजन के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमें विभिन्न जो कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी उनका चयन सही ढंग से हमें करना होगा, तभी वह नियोजन सफल होगा। उपलब्ध साधनों का अध्ययन, यानी जो उपलब्ध साधन हैं, हमारे पास कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं, हम किन उन साधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किस प्रकार करें। उपलब्ध साधन, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, चाहे वो भौतिक संसाधन हो या अभौतिक हो, किसी भी प्रकार का संसाधन हो, हमारे पास क्या उपलब्ध है। हमारे पास अगर उपलब्ध ऐसी चीजें नहीं है तो हम क्या आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें उपलब्ध साधनों का, हमारे पास एक कमरे में बैठने के लिए 30 विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रूम है और हम 50 विद्यार्थियों के लिए योजना बना रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। यानी उपलब्ध साधन हमारे पास किस प्रकार के, उपलब्ध साधन हमारे पास 30 की है तो हमें 30 की ही योजना बनानी होगी। इसलिए उपलब्ध साधनों का अध्ययन करना होगा। हमारे पास कितने उपलब्ध साधन है उसका पहले अध्ययन करना होगा, उसके बाद में योजना बनेगी। फिर संसाधनों के दोहन का सिद्धांत, मानवीय और भौतिक संसाधन ज्यादा से ज्यादा उपयोग किस प्रकार हो, उनका ज्यादा से ज्यादा दोहन यानी ज्यादा से ज्यादा उपयोग किस प्रकार हो, वो अच्छा किस प्रकार कर सके। उन भौतिक साधनों का या अभौतिक साधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग में किस प्रकार ले सके। यदि लाइब्रेरी में किताबें हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा उपयोग किस प्रकार हो सके। हमारे लैब में जो चीजें हैं उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग छात्रों को किस प्रकार मिल सके। हमारे पास जो साधन हैं उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किस प्रकार कर सके, वो संसाधनों के दोहन का सिद्धांत कहलाता है। और इस बात का भी हमें योजना बनाते समय ध्यान रखना होगा। गुणात्मक सुधार का सिद्धांत, गुणात्मक सिद्धांत सुधार सिर्फ और सिर्फ हमें गणनात्मक सुधार ही नहीं कि आज हमारे पास 25 छात्र हैं और 2 वर्षों बाद हमारे पास 30 छात्र हो जाएंगे, 35 छात्र हो जाएंगे। क्या हम उनके लिए गुणात्मक वृद्धि करेंगे? क्या हम उस शिक्षा में, यदि हमारे पास छात्र ज्यादा होंगे तो क्या गुणात्मकता में वृद्धि करेंगे? उस जो आज हम शिक्षा दे रहे हैं उसकी गुणवत्ता को और अच्छा किस प्रकार किया जाए, उनका भी ध्यान हमें रखना होगा। सिर्फ शिक्षा का उद्देश्य वो केवल संख्यात्मक या परिणात्मक सुधार ही नहीं होना चाहिए, गुणात्मक सुधार भी होना चाहिए। और इसके लिए शैक्षिक नियोजन गुणवत्ता तंत्र, लोकतंत्र में कभी भी शैक्षिक अवसरों की समानता पर हमेशा ही बल दिया जाता है और इसके लिए हमें उसको गुणात्मकता पर भी बल हमें देना होगा। इसीलिए हमें इन गुणात्मक सुधार का सिद्धांत का भी ध्यान रखना होगा।
नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन से संबंध का सिद्धांत। यानी आर्थिक नियोजन, हमारे पास अभी कितनी धनराशि है, हम धनराशि कहाँ से जुटाएंगे, उस निश्चित धनराशि में हम क्या कर पाएंगे, हम कितना कर पाएंगे। जब राज्य शिक्षा में दखल देता है तो राज्य से हम कितनी धनराशि प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो हमें आर्थिक नियोजन, अर्थ का भी हमें ध्यान रखना होगा, धन का भी हमें ध्यान रखना होगा। हमारे पास खर्च करने के लिए 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में ही योजना बनानी होगी। हम काल्पनिक में नहीं जी सकते कि हम 200 रुपए ये लाएंगे कहाँ से। यानी हमें अर्थ का भी ध्यान रखना होगा, आर्थिक नियोजन भी हमें करना हो। 100 रुपए का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किस प्रकार, वो नियोजन हमें करना होगा। इसलिए आर्थिक नियोजन का भी हमें, जब शिक्षा का नियोजन करना है तो आर्थिक रूप से कितने हम मजबूत हैं उसका भी ध्यान हमें रखना होगा। व्यापकता का सिद्धांत, शैक्षिक नियोजन में व्यापकता के सिद्धांत का भी ध्यान रखना होगा। हमें शैक्षिक विकास नियोजन को समग्र विकास से संबंधित करना होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का विकास ही नहीं, इससे समग्र विकास किस प्रकार हो, देश का विकास किस प्रकार हो। ये छोटी छोटी योजनाएं और क्षेत्रीय योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन उससे देश का विकास किस प्रकार हो वो हमें पहले सोचना होगा। समग्र विकास के बारे में हमें पहले सोचना होगा। और शैक्षिक योजना का सिद्धांत निहित में व्यापकता निहित होनी चाहिए। इसी प्रकार से अवधि निर्धारण, शैक्षिक नियोजन के समय यह हमें ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें कितने वर्षों तक हमें इन विभिन्न बातों को अपनाना है। हम कितने वर्षों बाद ये हम उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे, कौन सा उद्देश्य कितने वर्षों बाद प्राप्त होगा, और उस बात पर संपूर्ण योजना और उसका समय निश्चित किया जाना चाहिए, ताकि उस समय हम उसका मूल्यांकन कर सके कि उसके बाद हमने जो उद्देश्य रखे थे क्या हम प्राप्त कर पाए। तो इस प्रकार से ये शैक्षिक नियोजन के 13 सिद्धांत हैं। प्राथमिक आवश्यकता का सिद्धांत, उद्देश्य आधारित सिद्धांत, वरीयता निर्धारण का सिद्धांत, विकल्पों के निर्धारण का सिद्धांत, तथ्यों का संकलन और मूल्यांकन, वास्तविकता का सिद्धांत, कार्यकर्ताओं का चयन, उपलब्ध साधनों का अध्ययन, साधनों के दोहन का सिद्धांत, गुणात्मक सुधार का सिद्धांत, आर्थिक नियोजन से संबंध का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत और अवधि निर्धारण का सिद्धांत। इस प्रकार के ये सिद्धांत हैं। नेक्स्ट हमारा है शैक्षिक नियोजन का महत्व। शैक्षिक नियोजन का महत्व क्या है, शिक्षा में नियोजन क्यों किया जाता है, उसका क्या महत्व है। यानी शिक्षा में नियोजन क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है। क्योंकि उचित नियोजन से शिक्षा अव्यवस्थित हो जाती है, और उचित नियोजन अगर होगा तो शिक्षा को हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए शैक्षिक नियोजन का बहुत ही महत्व है। सबसे पहला महत्व हम कह सकते हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त करना। हम उस संस्था के, हम उस देश के, हम उस राज्य के बनाए हुए लक्ष्यों को शिक्षा में नियोजन से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा में अगर अच्छा नियोजन, अच्छी योजनाएं बनाएंगे तो हम उन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार से संसाधनों का उपयुक्त उपयोग, संसाधन है उसका सही ढंग से उपयोग किस प्रकार हो, उन संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग किस प्रकार हो, उसका हम नियोजन के माध्यम से ही अच्छा उपयोग कर पाएंगे। अच्छे और वांछित परिणामों की प्राप्ति, अच्छे परिणाम हमें प्राप्त करने हैं। अगर हमें वांछित परिणाम हमें प्राप्त करने हैं तो हमें शिक्षा का नियोजन करना होगा, शिक्षा में नीति हमें बनानी होगी। बिना किसी नियोजन के हम अच्छे और वांछित परिणाम भी प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार से लक्ष्यों को प्राप्त करने में गति, यानी लक्ष्य को हम, जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारे शिक्षा के लक्ष्य हैं, उनको हम जल्दी प्राप्त किस प्रकार करें, उसमें गति आएगी। हम नियोजन के माध्यम से, हम जब सही ढंग से हम किसी काम को करेंगे, नियोजन से, नियोजित रूप से अगर हम काम को करेंगे तो हम लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। उत्पादन में परिमाणात्मक वृद्धि, उत्पादन में परिमाणात्मक वृद्धि होगी। यानी हमें वृद्धि किस प्रकार, परिमाण के रूप में हमें वृद्धि किस प्रकार हो, ज्यादा वृद्धि होगी
परिमाणात्मक वृद्धि हम नियोजन के माध्यम से, हमें अगर किसी चीज की उत्पादक वृद्धि करनी है तो हमें नियोजन करना आवश्यक है। इसलिए शिक्षा के नियोजन से भी उसमें परिमाणात्मक वृद्धि आएगी। परिवर्तन का मूल्य स्पष्ट होना, परिवर्तन किस प्रकार आएगा उसका मूल्य स्पष्ट हो जाएगा। अमुक संस्था, अमुक राष्ट्र, अमुक राज्य में परिवर्तन जो आएगा वो किस प्रकार आएगा, क्यों, वो उसका मूल्य हमें स्पष्ट हो जाएगा। और शैक्षिक नियोजन के द्वारा ही मूल्यों को स्पष्ट किया जा सकता है। मौलिकतापूर्ण दृष्टिकोण का विकास, एक मौलिकतापूर्ण दृष्टिकोण होगा हमारे, हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं वो दृष्टिकोण हमारे पास होगा। और हमारे पास हमारे देश के मूल्य होंगे मौलिकता लिए हुए, उससे हम किस प्रकार आगे बढ़ पाएंगे वो दृष्टिकोण हमारे पास होंगे अगर हमने अच्छा नियोजन किया है। भौतिक समृद्धि हमारी किस प्रकार होगी वो भी हम इस नियोजन के द्वारा ही प्राप्त कर पाएंगे। भौतिक समृद्धि नियोजन के द्वारा सुनिश्चित की जाती है और हम आगे किस प्रकार बढ़ेंगे वो नियोजन के द्वारा ही हम अच्छी जो भौतिक समृद्धि है वो प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिकताओं का सुनिश्चितीकरण, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हम पहले किस चीज को करना चाहते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम एक गतिशील, हम लंबे समय तक किन किन चीज़ों को पहले हमें प्राप्त करना है, बाद में हमें किन चीज़ों को प्राप्त करना है, वो सारी प्राथमिकताओं का सुनिश्चितीकरण होगा। अगर योजना बनाएंगे तो हम प्राथमिकता का सुनिश्चितीकरण करेंगे, इसलिए हमारे जो काम है उसमें गति आएगी, फिर उपयुक्त निर्णय लेना संभव होगा। हम निर्णय ले पाएंगे किसी चीज़ का, हमें अगर वो लक्ष्य प्राप्त करना है, हमारे पास नीति है, हमारे पास नीति निर्धारण है, हमारे पास नियोजन है और हमें स्पष्ट है कि हमारे अमुक लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम निर्णय ले पाएंगे कि इस निर्णय के कारण हम निर्णय पर अड़िग रहेंगे, हम निर्णय ले पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है। और शैक्षिक योजना से निरंतरता आती है, निरंतर गतिशील रहते हैं, निरंतरता आती है। हमें अगर लक्ष्य मालूम होंगे तो हम उद्देश्य हमें मालूम होंगे तो हम उस शिक्षा में गतिशील रहेंगे कि हाँ हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, गतिशीलता प्राप्त होगी। इस प्रकार से ये हमारा शैक्षिक नियोजन किस प्रकार है, नियोजन प्रक्रिया के रूप में शिक्षा किस प्रकार है, ये हमने आज अध्ययन किया। थैंक यू।